नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने व आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीय अवाम ताकत दल ये मानते हुए कि हमारा ये संवैधानिक इकाई के रूप में एक भारत राष्ट्र है, इसका एक अपना खुद का संविधान है और उस संविधान से ये पूरा देश और देश की सभी संस्थाएं और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो उनको सुविधाएं हैं, इन्हीं संवैधानिक व्यवस्थाओं के द्वारा सभी वो प्रदत्त होती हैं। डिलीवरी सिस्टम मतलब कि सेवा प्रदायी संस्थान वो भी भारत के संविधान के द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसलिए इस देश में भारतीयता का माहौल और भारतीयता आधारित एकता, भाईचारा और आपसी सद्भाव, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी श्रद्धा, आपसी प्रेम, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, सभी कुछ भारतीयता आधारित और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, जनभक्ति, अवाम परस्ती, सभी कुछ भारतीयता आधारित के लिए अभी फिलहाल सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से ये कोशिश चल रही है। साधन जुटाने की भी कोशिश चल रही है और साधन के ही अभाव में अभी फिलहाल इसी का सहारा लिया जा रहा है। और एक तो भारतीयता और दूसरे हमारे जो देश के लोग हैं उनको ये समझाया जा रहा है कि आपका जो असली, वास्तविक और संवैधानिक वजूद है कि आप इस देश के नागरिक हैं। चूंकि यह देश संवैधानिक इकाई के रूप में है, यह भी कहना वो असत्य नहीं होगा कि अब तक का जो माहौल रहा है जिसमें कि राजनीतिक पार्टियां हैं और यह राजनीतिक पार्टियों के विषय में भी बताया गया है कि हमारे भारतीय समाज की विघटन और विखंडनकारी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलगुबेश में हैं। इन्होंने अपने इस जो देशवासियों को, अपने भारतीय भाई बहनों को कभी भी ये एहसास नहीं कराया और इसका भाव नहीं भरा कि आप इस देश के भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक की तरह क्या आपको आचरण करना चाहिए, क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या आप में भाव आना चाहिए, एक दूसरे के प्रति क्या आपके कर्तव्य हैं, इस राष्ट्र के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। इन विघटनकारी और विखंडनकारी ताकतें जो राजनीतिक दल के बेस में कभी नहीं न तो बताया और
और न तो किसी को बताने का मौका भी दिया, जबकि जरूरत इस बात की थी कि जबकि 1950 में हमारा जो भारत का संविधान, माने 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हो गया था, हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहनों को, देशवासियों को बिल्कुल ये भावना भरनी थी, उनको भावना भरनी थी कि आप इस देश के भारतीय नागरिक हैं और उनको भारतीय नागरिक के रूप में तैयार करना था। और यदि उनको भारतीय और जरा आप सभी लोग कल्पना करिए, यदि हमारे देशवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में उनको विकसित किया गया होता, तो आज जो है बात पर हिंदू मुस्लिम का जो दंश जो ये देश झेल रहा है, उसकी नौबत नहीं आती। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक देशवासी अपने को भारतीय नागरिक समझता, अपने को हिंदू नहीं समझता, अपने को मुस्लिम नहीं समझता, अपने को ईसाई या सिख नहीं समझता, सिर्फ समझता है कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। और भी जो विघटनकारी जो इस तरह से विचार है कि वो अपने को पंजाबी या तमिल या बंगाली या असमिया या बिहारी या मराठी या उड़िया या गुजराती या मलयाली या कन्नड़ या तेलुगु या तमिल नहीं समझता। वो सिर्फ समझता है कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। भारतीय नागरिक के रूप में ही हर एक देशवासी को वो विकसित करने की जरूरत है, वो भावना लाने की जरूरत है और उस तरह से व्यवहार करने की जरूरत है और अपने देश के विषय में वो जज्बा लाने की आवश्यकता है। इसी बात पर बराबर ये भारतीय जनता दल बल दे रहा है, जिसके लिए कि अब तक और अभी भी कोई भी राजनीतिक दल जो है इसके लिए जो है इस दिशा में रत्ती भर का काम नहीं कर रहा है। हमारे भारतीय समाज के विभिन्न तबकों में जो इस भारतीयता के माहौल में जो भागीदारी का जहाँ तक प्रश्न है, उसमें अब तक जो इस भारतीयता के माहौल को लाने का जो प्रयास है, इसमें जो शरीक होने वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन जो अब तक की रिपोर्ट है, सबसे अधिक हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन या पिछड़े भारतीय भाई बहन सबसे अधिक अब तक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, जिनको कि आप लोग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, वो तबका सबसे अधिक है। इसके बाद हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और जो है वह इक्का दुक्का हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन। तो यहाँ से लेकिन बाकी शेष जो है तबका अभी भी अपने को अछूता या तमाशबीन और तटस्थ या मतलब ऑनलुकर, बाईस्टैंडर और फेंस सीटर के रूप में अभी उसी भूमिका में पड़ा हुआ है। और इस विषय में ये जो बीमारी है तटस्थ रहने की और देश से जुड़े हुए मुद्दों में भागीदारी की, उसको समर्थन की, उसको बल देने की, उसको पुश करने की, इसके विषय में हमारे महान संत और दार्शनिक हमारे स्वामी विवेकानंद का जो नज़रिया है वो बहुत ही प्रासंगिक है, जब वो कहते हैं कि द ओनली होप इज फ्रॉम द मासेस, द इलाइट ऑफ दिस कंट्री इज मॉरली एंड फिजिकली डेड। इसका तात्पर्य यह हुआ कि
जब भी देश हित के मुद्दे हैं, विषय हैं, उनमें जो गरीब तबका है हमारे भारतीय समाज का, और जो आम तबका है, वही आपका साथ देगा, या वही पहले आगे आएगा। जो इलाइट वर्ग है, जो संभ्रांत वर्ग है, जो अपने को अभिजात वर्ग समझता है, कुलीन वर्ग समझता है, या जो सामंतशाह है, वो राष्ट्रहित के मुद्दों में कुछ अपवादों को छोड़कर के बिल्कुल नहीं आता है। ये नजरिया हमारे संत और बहुत बड़े दार्शनिक हमारे स्वामी विवेकानंद का ये नजरिया है, या उनकी तजवीज है। और इसी के आसपास हमारे जो देश के अनमोल रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनका भी नजरिया है। उन्होंने भी कहा कि हमारे देश, जबकि उनको कुछ कट्टरवादी तत्व उनको बदनाम भी करते हैं बिला वजह, कि बाबा साहब हमारे देश के विद्वानों को सम्मान नहीं देते हैं, उनका अपमान करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कभी भी अपने किसी भी वक्तव्य से हमारे देश के विद्वानों का अपमान नहीं किया है। उन्होंने क्या कहा है कि इसको ये कट्टरवादी जो सोच के हैं, अब वो कट्टरवादी तत्व खास करके ये जो भाजपा में है, जो आरएसएस में है, और जो खास करके कुछ हमारे हिंदू सनातन में है, वही तत्व जो है हमारे बाबा साहब के प्रयासों को और उनके दृष्टिकोण को हमेशा गलत रूप में पेश करना, ये उनकी आदत रही है। अब ये बात जरूर है कि उनका नाम जरूर भुनाते हैं, उनकी जयंती आएगी तो सबसे आगे जो है, चाहे उनका जन्म दिवस हो, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, सबसे आगे जो है यानी फूल माला भी चढ़ाएंगे और उनके नाम को भी बुलाएंगे। लेकिन अमूमन आम बातचीत के माध्यम से जब भी इस तरह की बात होती है तो बाबा साहब पर आक्रमण भी करते हैं। वो यही कहते हैं कि अम्बेडकर साहब जो है हमारे देश के विद्वानों का सम्मान नहीं करते हैं। तो लेकिन वो क्या किस बात पर चेतावनी देते हैं, इसको ये तबका जो है बिल्कुल उपेक्षा भी करता है और उसको किसी और रूप में उसको और कलर देता है, रंग देता है और किसी और रूप में पेश करता है। तो ये जो हमारा संभ्रांत वर्ग है या सामंतशाही सोच वाला, जो अपने को अभिजात वर्ग कहता है, कुलीन वर्ग कहता है, उसके विषय में हमारे इस देश के अनमोल रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। ये इस बात को उन्होंने जो है पूरी तरह से मैंने पुष्ट किया है, इसको स्ट्रेंथन किया है कि हमारे देश में वक्त के किसी भी मोड़ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। जिसको सब बोलते हैं ना कि हमारा ये देश विश्वगुरु रहा है, तो उसकी पुष्टि ये भी करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन इन विद्वानों के साथ अब यही जो लेकिन उन्होंने जो चेतावनी दी है, इसी को एक कट्टरवादी और सामंतशाही सोच वाले जो है इसकी गलत व्याख्या करते हैं, इसको गलत रंग देते हैं, गलत रूप में इसको पेश करते हैं, इसको गलत रूप में इसको इंटरप्रेट करते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन इन विद्वानों के साथ समस्या ये रही है कि कुछ ही अपवादों को छोड़ करके जो जितना बड़ा विद्वान रहा है, बौद्धिक रूप से उतना ईमानदार नहीं रहा है।
बौद्धिक ईमानदारी ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत गंभीर विषय है हमारे बौद्धिक वर्ग के लिए। और उस बौद्धिक वर्ग में हमारे जो ये नौकरशाह ब्यूरोक्रेट जो कि IAS IPS सचिव और कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव और कुछ कर्मचारी भी आते हैं, और इसके बाद मीडिया के लोग, पत्रकारों के लोग, न्यायपालिका के लोग, वकीलों का ये और शिक्षक समूह और शिक्षण संस्थाओं में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो लगे हैं, और खास करके लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, प्रॉक्टर्स, डीन, वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार्स, और भी ये जो तबका है ये इसी रोग से ग्रसित है। यही चेतावनी जो है वो बाबा साहब ने दिया था। बौद्धिक ईमानदारी, और विशेष करके हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, न्यायपालिका के लोग हैं और मीडिया के लोग हैं, पत्रकार के लोग हैं, इनमें एक रोग और है, सुविधा भोग ही होंगे। तो इन दो माने क्या कहते हैं कि ड्रॉबैक्स, बीमारियों के कारण ये हमारा जो तबका है जो कि बहुत ही बेशकीमती है, इनवैल्यूएबल है, और हमारे देश के लिए एक बहुत कीमती संपदा, एक जो है वो बहुत कीमती और वैल्यूएबल एक एसेट बन सकता है। लेकिन इन्हीं कमियों के कारण ये हमारे देश पर एक कीमती संपदा बनने की बजाय इस देश पर बोझ बना हुआ है। तो यही चेतावनी हमारे बाबा साहब, यानी हमारे देश के अनमोल रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दी है। इसलिए कम से कम इस तबके का ये दायित्व बनता है कि अपनी इस बौद्धिक बेईमानी का जो ये रोग है, जो समस्या है, सुविधा भोग का जो रोग है, हम नहीं कहते सभी हैं, कुछ अपवाद होंगे, लेकिन अपवादों से आने का काम नहीं बनता है इन जनरल। तो और इनका भी उतना दोष नहीं है जो इनकी जो जिस माहौल में इनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, जो लालन पालन होता है, जिस माहौल से आते हैं, उसमें यानी बौद्धिक रूप से बेईमान होने के काफी उसमें उसका कंड्यूसिव, बहुत सहायक एक जो है वातावरण होता है। चरित्रवान होने के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती है, सत्य बोलने के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती है, मुल्क परस्त होने के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती है। तो उनका भी कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो प्रबुद्ध हो जाते हैं तो इतना तो समझते हैं, इतनी तो समझ की मैंने उनसे अपेक्षा रहती है भाई कि देश को समझें, देश के महत्व को समझें, देश कैसे स्थिर रहेगा वो इसको समझें, और एक बौद्धिक वर्ग के रूप में उनका क्या भूमिका हो सकती है, क्या योगदान हो सकता है, और कम से कम बौद्धिक बेईमानी के शिकार न हो, सुविधा भोग के शिकार न हो। ब्यूरोक्रेसी में तो आप देखते होंगे ना कि भाई ये IAS करके आते हैं, IPS करके आते हैं, और जो इनके पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स
जो समाज के बहुत समाज का जो सबसे घटिया जो गंदा तत्व है, उस मानसिकता के लोग आते हैं इसमें अक्सर। और उनकी जो है मैंने जब चाहे कानून सम्मत हो चाहे कानून सम्मत नहीं हो, हर काम वो करने के लिए जो है ये तैयार रहते हैं। हमने कहते कि सभी मैंने कहता कि सभी ब्यूरोक्रेट ऐसा करते हैं, लेकिन अधिकांश के साथ ये समस्या है। इसीलिए तो कुछ ऐसा भी वो तजुर्बा है, लोग कहते हैं कि भाई जब इस तबके को जो इनके पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं, कहते हैं कि ये इस ब्यूरोक्रेसी को जब कहा जाता है, जब ये बोला जाता है कि व्हेन दे आर आस्क्ड टू बेंड, यानी जब उनको झुकने के लिए कहा जाता है तो दे स्टार्ट क्रॉलिंग, वो रेंगने लगते हैं। इस तरह की भी बातें आती हैं। तो इस कदर जो है सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में ही नहीं है, ये मीडिया, ये पत्रकारिता करते हैं। बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस के जो इंटरेस्ट हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो इंटरेस्ट हैं, कैसे उनको आगे बढ़ाते हैं, कैसे उनको प्रमोट करते हैं, सिर्फ कुछ चंद फायदों के एवज में। तो ये हमारे भारतीय जो हमारा भारतीय समाज है, जो हमारे भारतीय भाई बहन है, ये तमाशा बिल्कुल वो बिल्कुल इसको देख रहे हैं। और पेड न्यूज़ क्या है भाई? पेड मैंने पैसा दीजिए और आपके पक्ष में मीडिया जो है वो माहौल बनाएगा। चुनाव के वक्त में एक और चला पेड न्यूज़ मैंने आप उस मीडिया को या उस टीवी चैनल को आप पैसे दीजिए और आपके पक्ष में चाहे आप अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो पूरा जो है महिमा मंडन करते हुए आपके पक्ष में चुनावी माहौल वो बनाएगा। तो इस कदर इनकी चारित्रिक जो है गिरावट है, और ये गिरावट जो है इस समाज के लिए जो है वो अभिशाप बनी हुई है। तो इसको किसी भी रूप में आप समझिए। अब इसके बीच में समराइज करके हमारे जो है जो संत दार्शनिक थे, हमारे स्वामी विवेकानंद और हमारे अनमोल रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही कह दिया है, लेकिन इसको दूर करने की आवश्यकता है। इसीलिए आह्वान जो है, इसीलिए भारतीय और ताकत दल इस तबके से आह्वान करता है कि देश की सोचिए। यदि ये मुल्क कमजोर होगा, जो कि कमजोर करने वाली ताकत ये बराबर वो लगी हुई है, तो आप भी सुरक्षित नहीं बचेंगे। आप चक्कर ये समस्या ये। तो इस संबंध में कुछ हमारे व्यक्तिगत भी अनुभव हैं। मैं यूपीएससी का एक प्रोडक्ट हूं, उसी से निकला हूं, और रिटायरमेंट के बाद जो है हमारे कुछ समूह ने एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप वो बनाया हुआ है। तो एक बार एक साथी कह रहे थे कि साहब रिटायरमेंट के बाद फिर हम लोग मिले नहीं और मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मिलिए, लेकिन हमारा टॉपिक तो वही रहेगा, राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता। तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे साहब इसमें पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हमने कहा भैया पॉलिटिक्स ये जो देश के विषय होते हैं, राष्ट्र के विषय होते हैं, इसको पॉलिटिक्स मत कहिए, इसको पॉलिटिक्स से मत जोड़िए। ये राष्ट्र के विषय है, देशभक्ति जो है विषय देश का है, भारतीय एकता विषय देश का है, राष्ट्र का है। इसका पॉलिटिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो तब वो बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। और फिर मैंने कहा कि अरे भाई
जो जो हमारा जो 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 समूह है, एक बहुत बड़े जो बौद्धिक वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है, सबसेट है, सबसेट का सबसेट है। और बौद्धिक वर्ग के विषय में हमारे स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो नजरिया है वो गौर करने के योग्य है। और हमने जब यही वक्तव्य सुनाया स्वामी विवेकानंद जी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का, तो उनकी बातों से लग रहा था कि बिल्कुल वो बेखबर है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है बौद्धिक वर्ग के विषय में, इलाइट वर्ग के विषय में, बाबा साहब ने इस इलाइट वर्ग के विषय में और बौद्धिक वर्ग विषय में क्या जताया है, बिल्कुल बेखबर। लेकिन आज जरूरत है कि भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है, अब अभी भी कह रहा है कि हमारा ये जो बेशकीमती जो तबका है हमारा बौद्धिक वर्ग का, जो कि दो रोगों से माने वो ग्रसित है। एक तो जो है बौद्धिक बेईमानी और दूसरा सुविधा भोग। इन दोनों के कारण ये हमारा बहुत कीमती संपदा बन सकता था, हमारे इस मूल के लिए बन सकता है इस मूल के लिए। लेकिन इन्हीं दो दोषों के कारण, इन्हीं दो ड्रॉबैक्स के कारण, इन्हीं दो रोगों के कारण जो है आज जो है इस समाज के लिए संपदा बनने के बजाय बोझ बन गया है, लायबिलिटी बन गया है। भारतीय जनता दल का ये काम नहीं है कि हम अपने भारतीय भाई बहनों में कोई कमी निकाल करके उनको जो है वो हतोत्साहित करें या कुछ अन्य विचार है। चूंकि ये कमी जो है पूरे देश को तकलीफ दे रही है और उनकी जो उपयोगिता है, उस उपयोगिता का क्षरण कर रही है और उनकी उपयोगिता को जब जो है उसको मार रही है। इसलिए जरूरी है कि इन दोषों को दूर करके उनका जो असली स्वरूप है, जो कि इस मुल्क के लिए उपयोगी हो सकते हैं, उसमें लाने की बहुत सख्त जरूरत है। तो मैं बता रहा था कि जब मैं अपने उन साथियों से जो यूपीएससी जब हम लोग साथ में क्वालिफाई किए थे, अब रिटायर होंगे, जब मैंने बताया तो उनकी बातों से लगा कि ये हमारे स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब के इन बातों से बिल्कुल मैंने अनभिज्ञ हैं। तो इसीलिए इस बात की सख्त आवश्यकता है कि हमारे जितने भी बौद्धिक वर्ग हैं, मैं फिर बोल दे रहा हूं, नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट, जिसमें कि आईएएस आईपीएस भी आते हैं, आईएएस आईपीएस पीसीएस जो भी आते हैं, कर्मचारी वर्ग भी आते हैं, और मीडिया में काम करने वाले, पत्रकार समूह, न्यायपालिका में काम करने वाले, और साथ साथ में जो हमारे जो वकील कहे जाने वाले हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, ये, और जो शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, यानी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, चाहे वो कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, मैनेजमेंट कॉलेज हो और कोई कॉलेज हो, वहां पर अब स्टूडेंट में तो वही वातावरण जो है वो पर्कुलेट होगा। वो तो जो है फॉर्मेटिव स्टेज में रहते हैं, ताकि उनके दिमाग में इस तरह के विचार जो है वो बनते हैं, माइंडसेट उनका बनता है। लेकिन पहले से जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, डीन हैं, प्रॉक्टर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, जो और भी शिक्षक हैं, तो इस प्रकार यही है तबका। इसको जो है ये बौद्धिक बेईमानी के
रोग से बाहर आना होगा, बौद्धिक बीमारी के दलदल से बाहर आना होगा, सुविधा भोग के दलदल से बाहर आना होगा, तभी वो समाज के लिए, इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, इस प्यारे मुल्क भारतवर्ष के लिए वो बहुत ही बेशकीमती और उपयोगी वो बन पाएगा। इस चीज को बड़ी गंभीरता से सोचिए और उसके कुछ नमूने और भी हम बता रहे हैं। एक बार वाराणसी में हमको एक एडीएम से काम था, तो मैं बात करके जाता था, तो मैं पूछता था भाई मैं कब आऊँ, तो उन्होंने कहा कि 10:15। तो 10:15 को मैं सोचता था कि अरे ये लोग जो 10:15 तो कहते हैं लेकिन 10:30 में आते होंगे। तो मैं 10:25 पर पहुंचता था और वो एडीएम महोदय वो 10:20 में ही आकर के चले जाते थे, भाई मैं तो आया था और आप आए नहीं। फिर दूसरे दिन ये हुआ कि कम मिले कि 10:10। तो फिर मैं ये किया कि 10:20 पे आया, फिर वो 10:15 में ही आकर के चले गए। तीसरे दिन मैं सोचा कि ये मैं 10 बजने ही नहीं दूंगा, मैं 9:30 में आ गया। तो 9:30 में आ गया तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट के लोग के जो वकील जो बैठते हैं, तो वहाँ पर झाड़ू लग रहा था, मैं भी कहीं बैठ गया और फिर इंतजार करने लगा। तो धीरे धीरे जो वकील भी आने लगे जो कि बैठते थे वहाँ पर, और फिर कुछ बात भी होने लगी। तब तक यानी एक वकील थे, उनसे जो बात हो रही थी, तब तक एक ने जो है एक ऐसे ही पर्ची फेंका। तो हमने ये क्या है, उनका अरे भाई ये वकील संघ का चुनाव है। तो मैंने कहा वकील संघ का चुनाव है तो क्या इसका परिदृश्य है। तो वो बताया कि देखिए यहाँ पर तो जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व है, अध्यक्ष का पद तो ब्राह्मण के लिए जो है वो रिजर्व है, उपाध्यक्ष जो है इसके बाद ठाकुरों का है, इसके बाद उपाध्यक्ष तो ठाकुर ही होगा, और इस प्रकार यादव। और जो मंत्री का जो पद होता है, तो हमारा जो उपेक्षित भारतीय भाई बहनों से के लिए जो है जब 2-3 बार चुनाव में हार जाता है, तो एक कृपा दया के रूप में कह रहे भाई ये देखिए कितने बार से ये मंत्री का पद जो है जीत नहीं पा रहा है, चलो इस बार उसको मंत्री बना देते हैं। तो ये यानी वकील संघ के चुनाव में ये परिदृश्य है। ये उसने अपनी, हो सकता है कि खुले मन से उसे बताया हो। इसके बताने के बाद हमारे मन में बहुत क्रोध आया, बहुत क्षोभ आया कि ये अपने को वकील कहते हैं, वकील के पेशे में लगे हुए हैं, अब कितनी बेहयाई से कह रहे हैं कि जातिवाद का यहाँ पर तांडव है। चूंकि ब्राह्मणों का बाहुल्य है तो अध्यक्ष जो है वो ब्राह्मण ही बनेगा, लाइक दैट। तो हमने कहा कि देखिए आप लोगों ने वकालत की है, लॉ किया है, LLM किया है, आप लोगों की ये हालत है, जातिवाद वो चलाते हैं। आप गांव गिराज के जो अनपढ़ हैं उनको क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे कि भाई जातिवाद से दूर रहो? किस मुंह से आप बताएंगे? और आखिर ये जातिवाद जो है जो इस समाज को कितनी बुरी तरह से डस रहा है, और आप लोग उसी को अपनाए हुए हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो समाज के जो बाकी तबके वो क्या करेंगे? तो उनको कोई जवाब नहीं कहे कैसा हम अकेले थोड़ी हैं, जातिवाद तो सभी करते हैं। माने गारी भाई ये समस्या एक व्यक्तिगत की भी है, सामूहिक की भी है, सबके लिए कहा जा रहा है। समस्या इस बात की है कि ऐसा ही नजारा जो है जितने भी और भी इस तरह से
यानी वो कैटेगरी वाइज जो चुनाव होते हैं, कर्मचारियों का ले लीजिए, जो कर्मचारियों के संघ का जो चुनाव होता है, और किसी भी डिपार्टमेंट में वो बिजली विभाग हो, चाहे आपका PWD हो, चाहे और कोई डिपार्टमेंट हो, रेलवे है, और जो है सेंट्रल सर्विसेज में जो है, उनमें भी चुनाव का यही है, जातिवाद, संप्रदायवाद और वो पक्षपात और ग्रुपिज्म, समूहवाद, इसी का नजारा है। तो इससे क्या होता है कि समाज में जो बुराई है वो इन संगठनों पर भी वो हावी रहती है। तो ऐसे लोग जो है कभी भी, ऐसा संगठन जो है कभी भी समाज के प्रति, देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते हैं। जो तबका, जो संगठन जो है जातिवाद, संप्रदायवाद इत्यादि से ग्रसित रहेगा, कभी भी वो देश के लायक वो बन नहीं सकता है। तो इस तरह से, और इस प्रकार छात्रों का भी जो चुनाव होता है, टीचरों का भी जो चुनाव होता है, व्यापारियों में भी जो चुनाव होता है, यही नजर आता है। और इसके अलावा जो लोकल बॉडीज, स्थानीय निकायों में भी, उसमें तो गजब का, जो प्रधानी के चुनाव में जाकर देखिए, पूरा जो प्रधान तो हर एक जो है पूरा उसका मुर्गा कट रहा है, शराब बट रही है। ये लगता है कि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो सबसे घिनौना कि इसमें वोट की जो है वो मंडी लगी हुई है। तो ये नजारा है। लेकिन इन सब और सब बाकी लोग क्या करते हैं, बस इसकी बुराई करके बस रह जाते हैं। सब यहाँ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। इस बुराई को दूर करना है, और यह हमारे समाज को खोखला कर रहा है, यह हमारे समाज को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और इसको दूर करने की आवश्यकता है। यह कोई नहीं करता, उससे भी दुख की बात है। इसको दूर होना चाहिए, इसको हर हालत में दूर होना चाहिए, इसकी भी बात नहीं करता। यह इस देश के लिए समस्या है, इसकी भी बात नहीं करता। तो मानसिकता यानी यहां तक बिगड़ी हुई है। कल के एपिसोड में जो मैं अपने भाव व्यक्त कर रहा था कि राहुल गांधी कितना बड़ा गद्दार है, जो क्या देश के लोग नहीं जानते हैं इसको? इस देश के लोग नहीं जानते हैं। डोकलाम का मुद्दा जो बराबर वो पेपर में आया था, और उसमें जो है इसके यानी दुश्मन चीन के राजदूत से मिला था ये, और उस दौरान जिस दौरान की हमारे दोनों देश की सेनाएं, चीन की और भारत की सेनाएं जो है करीब मैं समझता हूँ कि ढाई महीने के आसपास जो है आमने सामने थी, और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। उस दौरान ये दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है, ये खबर थी। और अमूमन मैंने यह अपेक्षा की जाती कि भौतिक वर्ग में तो खबर थी, और हमारे केरल के जो भारतीय भाई बहन हैं उनको तो खबर होगी, और चाहे केरल के भारतीय भाई बहनों, चाहे कहीं और भी भारतीय भाई बहनों, देश का महत्व सबके लिए है, समझते भी होंगे। तो इतने बड़े देश के दुश्मन के साथ जो है उसका साथ देना, उसके पीछे चलना, उसके आगे पीछे करना, कितनी बड़ी राष्ट्रीय कलंक की बात है। इसको गौर से हमारे सभी भारतीय भाई बहन सोचे। अभी और भी यात्रा करने वाला है ये गद्दार राहुल गांधी। तो हमारे कर्नाटक के भारतीय भाई बहन, हमारे महाराष्ट्र के भारतीय भाई बहन और भारतीय भाई बहन इसको माकूल जवाब देंगे कि तुम इस देश के गद्दार हो। ये बात सही है कि
कि इस गद्दार राहुल गांधी का जो प्रोग्राम है ये भारत जोड़ो वाला, इसमें काफी शह और सपोर्ट है, समर्थन है इस बीजेपी का और मोदी महोदय का। ये भी बात सही है। इसलिए वो एक शब्द नहीं बोलते हैं बीजेपी वाले, मोदी महोदय जितने भी वो नेता प्रवक्ता हैं कि भाई, अरे भाई राहुल महोदय, तुम इस देश को तोड़ने वाले हो। तुम्हारे बाप के नाना ने यानी देश को तोड़ा था, देश को बांटा था, और बटे हुए देश को उसने फिर बांटा, फिर जो है वो लद्दाख का हिस्सा जो है वो दुश्मन चीन को दे दिया। तिब्बत जो अपना हिस्सा बन सकता था, तिब्बत को दे दिया, चीन को दे दिया। नेपाल मिलने वाला था, भूटान मिलने वाला था, बर्मा मिलने वाला था, सबको इसने जो है दूर रखा। ये जो विखंडनकारी देश का गद्दार नेहरू, और उसका राहुल गांधी कह रहा है कि इनकी भारत जोड़ो। तो बीजेपी वाले भी जो है मतलब कि माकूल जवाब तो बहुत दूर की बात। हमेशा उसको जो है माने देश के लिए कितना खतरनाक है, कितना बड़ा गद्दार है, ये बराबर बीजेपी वाले जो है वो ढकते रहते हैं। ये तो बीजेपी वाले देश को जागरूक करते हैं कि भाई देश का गद्दार है, तो हमारी आवाम तो समझती ना, तब तो इसे दूरी बनाती ना, तब न जाकर के एक भी हमारा भारतीय भाई बहन इसके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल ना होकर के इसको आने दिखाता है भाई कि तो तुम तो इस देश के गद्दार हो। तुम्हारे मुंह से जो है भारत जोड़ो की बात कैसे निकल रही है। लेकिन जो भारतीय जनता दल जो ये निवेदन कर रहा है यूट्यूब का को हमारे भारतीय भाई बहन देख भी रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि इस यूट्यूब का अधिक से अधिक बढ़ाइए ना। जो भी इसकी टेक्निकल माने पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है, और कैसे इसको लोग बोलते हैं इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और इसको शेयर करिए, कम है इसकी टेक्नोलॉजीज। तो इन सब टेक्नोलॉजीज का सहारा लेते हुए इसको जन तक पहुंचाइए, जागरूकता लाइए, इसकी सख्त जरूरत है। यदि राष्ट्र भारत है तो इस देश में भारतीयता का ही माहौल चाहिए, और हमारे देश के लोग जो है भारतीय नागरिक के रूप में विकसित किए जाएं। अन्यथा तो ये देश को खंडित कर देंगे, हिंदू के रूप में, मुस्लिम के रूप में, बंगाली के रूप में, तमिल के रूप में, पंजाबी के रूप में, मलयाली के रूप में, गुजराती के रूप में। ये विखंडन की स्थिति है, बिखराव की स्थिति है। इस बिखराव की स्थिति को समाप्त करने के लिए भारतीयता का माहौल और लोगों में भारतीय नागरिक का जो कि सत्य है कि अब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी संगठन ने इस दिशा में रत्ती भर काम ही नहीं किया, और लोगों को और संस्थाओं को इस दिशा में काम करने भी नहीं दिया। और अभी भी जहां एक और जेडीयू वाले, सपा वाले और टीएमसी वाले हमेशा जो है जातिवाद की, और जेडीयू वाला तो कहता है कि जातिवाद एक हकीकत है, बेशर्मी से, बेहयाई से। यह वैसे ही है कि जैसे गांव गिराज में जो हमारे गांव में रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, कोई डकैत है तो बोले कि नहीं भाई, डकैती तो एक हकीकत है, इसको आप झेलिए। डकैती उस गांव के लिए अभिशाप है, ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं बोलेगा भाई डकैती तो एक हकीकत है, आपको झेलना है।
तो जो जातिवाद इस देश के लिए एक जहर है, अभिशाप है, उसको जेडीयू के लोग बोलते हैं कि ये हकीकत है। इस संवैधानिक देश में, जिस संविधान लगते ही यानी सारा कुछ आपकी पहचान को उसने समाप्त कर दिया। बस एक ही पहचान दिया कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं। इस यथार्थ के बावजूद भी देखिए इन सबों का बोलना, जेडीयू वालों का, और जातिवाद का इतना बड़ा तांडव उत्तर प्रदेश, बिहार और मैंने जो उत्तर प्रदेश और बिहार तो ये दोनों गढ़ हैं इसके। लेकिन जातिवाद का जो जहर जो है और भी प्रदेशों में व्याप्त है। तमिलनाडु भी जातिवाद का तमिलनाडु जो है जातिवाद का बहुत बड़ा वो दंश झेल रहा है। मैंने वो एंटी ब्राह्मण ये सेंटिमेंट, खास करके ये डीएमके वाले जो चलाते हैं। हमको समाचार मिला कि तमिलनाडु के कई हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन आकर के वो कर्नाटक में बसे हैं, बेंगलोर में बसे हैं, मैसूर में बसे हैं, सिर्फ जो है डीएमके का जो है एंटी ब्राह्मण उसका ये तांडव के कारण। तो जातिवाद का तांडव जो है वो वहां भी है, तमिलनाडु में भी। तो वैसे जातिवाद का जो उसका जो गढ़ है वो उत्तर प्रदेश बिहार है। तो जैसे भी हो जातिवाद ये समझने की आवश्यकता है और समझना पड़ेगा कि जातिवाद इस देश के लिए सबसे बड़ा जहर और अभिशाप है। कोई हकीकत कहता है तो निश्चित हकीकत कहने वाले, हकीकत का तर्क देने वाले, उसके वकालत करने वाले इस भारतीय समाज के शत्रु हैं, इस देश के गद्दार हैं। हमारी आवाम को समझना चाहिए कि जो भी जातिवाद का समर्थन करता है उसको उचित ठहराता है, उसको बोलता है कि हकीकत है जैसे भी है, वो हमारे इस भारतीय समाज का शत्रु और इस देश का बहुत खतरनाक गद्दार है, चाहे वो जेडीयू हो चाहे जो भी हो। इतनी जागरूकता जो है हमारे भारतीय भाई बहनों में होनी पड़ेगी। तो असल बात है जिन गंभीर विषयों के बारे में भारतीय जनता दल ये बातें उठा रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इस तरह से मैंने टीवी डिस्कशन मीडिया में बिल्कुल इसकी चर्चा सब नहीं करते। दिन रात हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के विषय में भारतीय जनता दल देखिए भारतीय जनता दल ने बराबर कहा कि भाई जो कुछ भी असलियत और वास्तविकता है और जो वजूद होना चाहिए कि हमारा मुल्क भारत और हमारे जो देशवासी भारतीय नागरिक और माहौल जो है भारतीयता, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपका जो भी हिंदू सनातन है, इस्लाम है, आपकी व्यक्तिगत आस्था है। व्यक्तिगत को व्यक्तिगत के रूप में निभाइए। सार्वजनिक जीवन में, सामूहिक जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। हमारे भारतीय नागरिक के जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। ये चीज जो है वो चलाने की आवश्यकता है। यही चीज बार बार जो है वो भारतीय जनता दल अभी फिलहाल यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से कह रहा है। तो जो परिदृश्य है कि जहां ये जो समाजवादी पार्टी हुई, चाहे ये बहुजन समाज पार्टी हुई, चाहे टीएमसी हुई, चाहे आरजेडी हुआ, डीएमके हुआ, ये जातिवाद और कहीं जो है वो सांप्रदायिकता के आधार पर ही ये
समाज का ध्रुवीकरण करना, समाज को बांटना, विखंडित करना, उसके आधार पर वोट और सत्ता हथियाने का इनका प्रयास और साजिश रहती है। दूसरी ओर जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनसे तो और भी तकलीफ है इस मुल्क को। उसके जो नेता प्रवक्ता हैं, खास करके आप कभी भी जो इसके प्रवक्ता हैं, समित पात्रा वगैरह जो है, समित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, एक जो है वो सजाद पूनावाला भी आता है, और इसके बाद जो है कुछ वो कोई जेटली, हाँ वो राजीव जेटली वगैरह भी आते हैं। तो इनके वक्तव्यों को जब भी आप ध्यान से सुनिए, खासकर समित पात्रा जो है वो बराबर हिंदू मुस्लिम करता रहता है। और कभी भी आप ध्यान से आप सुनेंगे तो देखेंगे कि जब भी उसके सामने कोई इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन का कोई प्रवक्ता रहता है, उसके आगे हमेशा जो है हावी होने की कोशिश करता है, और कभी कभी उनको जिहादी बोल देगा, अक्सर उनको जिहादी बोलता रहता है। लेकिन वही समित पात्रा जो है, कोई जीएनपीसी वाला जो है, वो जीएनपीसी जो इस देश के सबसे बड़े गद्दार है, इस देश को बांटने वाली है, इस देश को लूटने वाली है, वो उल्टा आरोप लगाती है समित पात्रा के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, मोदी के ऊपर। तो उनके सामने ये भीगी बिली वो बने रहते हैं। तो बीजेपी का जो चरित्र है, जीएनपीसी के आगे, जीएनपीसी में कांग्रेस के आगे जो है, यानी भीगी वो बिल्ली बनना, और इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का कोई आता है, वो प्रवक्ता आता है, उसके आगे जो है वो हावी होना और शेर बन जाना, ये चरित्र है। और ये किसी भी देशभक्त को और मुल्क परस्त को ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस जीएनपीसी के ऊपर जो है हावी होने की जरूरत है, उसको आईना दिखाने की जरूरत है, पग पग पर जो उसकी गद्दारी का, उसके लूट का, और कितना देश के लिए अभिशाप है, और उसका अभिशाप का वर्णन जो है, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। और एज ए पार्टी, और जब इसने शासन किया, हर एक वर्णन जो है वो देश विरोधी, इस देश के लिए अभिशाप के रूप में। एक शब्द सब नहीं बोलते हैं ये मैंने बीजेपी की प्रवक्ता, और खास करके ये समित पात्रा, एक शब्द नहीं बोलता। दूसरी ओर इसका जो ये प्रवक्ता है वो सुधांशु त्रिवेदी, इस भारत राष्ट्र के महत्व को नकारते हुए, भारत के संविधान को नकारते हुए, हमारा प्राचीन ये था, हमारा प्राचीन में सनातन में ये था, हमारे हिंदू धर्म में ये था, और जो उसी में साइंस थी, उसमें मैथमेटिक्स थी, और कुतर्कों के साथ सुधांशु त्रिवेदी के कुतर्क का नमूना मैंने बताया था कि किस तरह का वो कुतर्क गढ़ता है। एक कैसे कुतर्क है कि जैसे कोई एक शास्त्रीय किस्म का आदमी है, बहुत धूर्त किस्म का है, और कोई उसको आदमी मिल जाता है, और उस पर जो है मित्रता का और अपनापन का एक नाटक करता है। तो उसी के नमूने के रूप में भारतीय जनता दल ने बताया था कि मान लीजिए कि वो जो धूर्त किस्म का है, मान लीजिए वो ए है, और जिसके साथ जो है वो आत्मीयता का या दोस्ती का वो नाटक करता है, जिसके साथ वो बी है। तो ए वाला बोलेगा कि अरे मित्र, आप कहाँ थे इतने दिनों, आपके दर्शन हो गए, अहो भाग्य हमारा, और चलिए हम आपको घर ले चलते हैं,
और हम आपको खोआ खिलाएंगे। तो बी जो उसका मित्र है कहता है कि अरे भाई, मेरे लिए यही खुशी की बात है कि आप हमसे मिल गए और इतने दिनों बाद मिले, एक मैंने थोड़ा सा अपना आत्मीयता और प्रगाढ़ हो गई, ये सब बोलता है। तो और खाना पीना की तो कोई बात ही नहीं है, जो कुछ भी होगा उसको प्रेम भाव से उसको ग्रहण किया जाएगा। फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर वो शातिर जो ए है कहता है कि खोआ तो दूध से ही बनता है ना, तो हम आपको दूध पिलाएंगे। तो बोला कि अरे इसमें कुछ नहीं रखा है, मैंने क्या 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 आप देंगे क्या नहीं देंगे ये मत को नहीं, आप हमसे मिल गए और सलाम दुआ हो रही है, आत्मीयता वो फिर से जाग गई। फिर आगे चलते चलते फिर ये बोलता है जो शातिर जो ए है कि गंगा जल में दूध से भी अधिक गुण उसमें पाए जाते हैं, तो मैं आपको गंगा जल पिलाऊंगा। तो फिर वो जवाब देता है बी कि अरे कोई बात नहीं है, मैंने जो कुछ भी आप जो है मैंने श्रद्धा भाव प्रेम भाव से आप देंगे, वो उसको उसी भाव से उसको ग्रहण किया जाएगा। तो फिर कुछ दूर चलने के बाद वो जो शातिर एक आता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो तब तक उसका घर आ जाता है। तो क्या ये बोला मन चंगा तो कठौती में गंगा, आप ये पानी लीजिए। ये शातिर ए वाला उसको बोल के लाया था कि हम आपको खोआ खिलाते हैं। अतर गढ़ते वो उस खोआ की जगह पर वो ये पानी दे रहा है उसको। ऐसा ही कुतर्क जो है ये सुधांशु त्रिवेदी गढ़ता रहता है। उसका एक नमूना आपको बता रहे हैं। आइंस्टीन जो इतने बड़े माने वैज्ञानिक थे, उसके पहले ये मैंने विज्ञान में माना जाता था कि पदार्थ का जो मैटर है उसका स्वरूप बस बदलता है। कभी वो ठोस में, तो कभी द्रव में, कभी वो गैस में। तो उसका स्वरूप बदलता है, लेकिन वो पदार्थ नष्ट नहीं होता है। ये आइंस्टीन के पहले की विज्ञान में इस तरह की मान्यता थी। लेकिन आइंस्टीन ने इसमें कुछ तब्दीली किया कि कुछ परिस्थिति विशेष में ये मैटर जो है द्रव्य नष्ट भी होता है, लेकिन जब नष्ट होता है तो अपार ऊर्जा पैदा करता है। और वो उसके एक फार्मूला है, E इज इक्वल टू, यानी E बराबर E इज इक्वल टू mc²। E माने एनर्जी, ये माने मास, और C जो है वो प्रकाश की गति है, या वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो E इज इक्वल टू mc² के हिसाब से जो मास नष्ट होगा वो इतनी एनर्जी पैदा करेगा। और ये खास करके न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा होता है। खास करके जो न्यूट्रॉन होते हैं वो नष्ट होते हैं, और भार किसमें होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन जो है जब नष्ट होते हैं तो वो दूसरे तत्व बन जाते हैं। और ये जो थियरी है E = mc² जो है, यह जो है जितने तारे हैं हमारे स्टार्स हैं उनकी एनर्जी का स्रोत यही है, E = mc²। हमारे जैसे ये सूर्य है, इसमें काफी हाइड्रोजन भरी हुई है, वो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है। तो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होने में कुछ मास का उसमें वो ह्रास है, माने वो नष्ट होता है। वही जो पदार्थ जो है नष्ट होता है,
वो बृहद ऊर्जा के रूप में वो परिवर्तित होता है। इसलिए तो कैलकुलेशन है कि कितने अरब साल बाद ये सब का सब हीलियम उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और हीलियम में बन जाएगा और सारी उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो इतना महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है, थियरी है आइंस्टाइन की, E = mc²। उसको ये सुधांशु त्रिवेदी दूसरे पंथ में जो अंत्येष्टि की क्रिया करते हैं, मतलब कि जो दफनाते हैं और हिंदू सनातन में जो जलाते हैं, उसको आइंस्टाइन की थियरी से उसको उचित ठहरा रहा था। इतनी गिरी हुई बुद्धि का कि हम जलाते हैं तो वो आइंस्टाइन की थियरी का जो है वो पालन होता है, और जो दफना देते हैं उसमें आइंस्टाइन की थियरी का पालन नहीं होता है। तो ऐसे तो लोग हैं। और हमेशा जैसा कि पहले भी बताया गया है, एक अंग्रेजी का शब्द है या मुहावरा भी कर सकते हैं, स्मग बिलीफ एंड फॉल्स प्राइड। एक झूठी अपनी जो है आत्मश्लाघा और एक झूठा गर्व, उसी से ग्रसित होकर के हमेशा ये फैलाता रहता है। हमारे देश में जो है और हमारे इस संसार में, इस विश्व में कितने वैज्ञानिक, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, और चाहे मेडिसिन हो, और भी क्षेत्रों में दिन रात वो खोज कर रहे हैं। उनके इस परिश्रम को ये नकारता है क्या वो सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग। हमारे इसी देश के जो हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड बना दिया, वो है ना कि भाई कि जो क्रोमोसोम्स जो माने इस शरीर का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, जीन होती है। वो जीन किस पर पाई जाती है, क्रोमोसोम्स पर। तो क्रोमोसोम में जो शायद 21 जोड़ा है, 21 जो बना 42 42 ये इतने प्रकार के जीन्स होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। और यही किसी भी जीव के माने उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो इसी देश के थे, लेकिन बाहर चले गए थे, देश के बाहर, उन्होंने जेनेटिक कोड बना दिया कि ये जीन रहेगी तो इस तरह का तो ये गुण वाला होगा, ये जीन रहेगी तो ये गुण वाला होगा, जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड हुआ, और जो है हमारा जो तारे जो नष्ट होंगे, नष्ट होने के बाद वो ड्वार्फ स्टार बन जाएंगे, या न्यूट्रॉन स्टार बन जाएंगे, कि या ब्लैक होल बन जाएंगे। वह जो है उस तारे के द्रव्य पर, उसके मास पर निर्भर करता है। तो उसमें उन्होंने, हमारे जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। उन्होंने चंद्रशेखर लिमिट नामक एक सिद्धांत दिया। तो क्या ये सब मिलता है यहाँ पर? जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो जो है क्या कहने, वो जो अपना आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है कि जितना ही आप मीडियम को रिप्लेस करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। वो आपको थ्रस्ट मिलेगा। तो ये सिद्धांत है। रॉकेट जो उड़ता है वो उसका सिद्धांत होता है जेट प्रपल्सन, और उसमें न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, every reaction has its every action has its reaction। जितना भी एक्शन होगा उसके जवाब में एक रिएक्शन होगा। मतलब कि
जो 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 भी ईंधन उसमें जलता है वो पीछे की ओर फेंकता है। तो जब पीछे की ओर फेंकना माने कि एक क्रिया हो गई, उसी की प्रतिक्रिया में वो आगे की ओर उसको धक्का मिलता है, एक फोर्स मिलता है, एक मोमेंटम मिलता है। तो जेट प्रॉपल्शन में जो है न्यूटन का थर्ड लॉ, ये सब कहाँ है उसमें। तो हमारे इसमें जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने भी शोध करने वाले हैं, उनका सरासर अपमान करता है ये सुधांशु त्रिवेदी। और सबसे बड़ा नुकसान ये करता है, इसमें जरूरत है कि हमारा जो संवैधानिक देश बना हुआ है, भारत राष्ट्र जो है, इसको मजबूत करने की जरूरत है। इसके महत्व को नकारते हुए वो पुरानी बातों को लेकर के जो है, और हमेशा जो है दूसरी आस्था को जो है वो नीचा दिखाने का, इस्लाम को नीचा दिखाने का और पंथों को नीचा दिखाने का। भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि हमारा हिंदू सनातन श्रेष्ठ है। अब इसकी श्रेष्ठता का इम्तिहान ये है कि यह हमारा भारत राष्ट्र कैसे मजबूत हो, ये अपनी श्रेष्ठता को साबित करे इसमें। और उसी प्रकार अन्य पंथों की भी जिम्मेदारी है। दूसरे भी जो पंथ है, ईसाई पंथ है, इस्लाम पंथ है, सिख पंथ है, उन पंथों का भी इम्तिहान है, उनकी कसौटी है कि हमारा ये भारत राष्ट्र कैसे मजबूत हो और कैसे अपने डिजर्व मैंने पोजीशन पर, अपनी पात्र जगह पर पहुंचे। तो इनकी अपनी क्या भूमिका हो सकती है, कि क्या इनका योगदान हो सकता है, और क्या इनकी उपयोगिता हो सकती है इन पंथों की, ये समय की मांग है। तो बराबर इस देश का महत्व, भारत के संविधान के महत्व को नकारते हुए या उन बातों पर यह लगा रहता है सुधांशु त्रिवेदी। सवाल इस बात के काफी एक हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा चंक, बहुत हिस्सा इसके स्वभाव में शामिल होता है, ताली बजाता है। यह दुख की बात है। भारतीय जनता दल मैं समझता हूं अकेला है जो कि ये स्वीकार है भाई इस देश में महत्व सिर्फ देश का है और संविधान का है, और बाकी चीजें हमारे पुरातन में कितनी अच्छी थी, कितनी महत्वपूर्ण थी, आज सबकी परीक्षा ये है कि वो साधन बन करके हमारे इस देश को महान बनाए, इस संवैधानिक इकाई, अपने संवैधानिक इकाई भारत राष्ट्र को कैसे महान बनाए, इसी में तो जो उनका इम्तिहान है। लेकिन भारत राष्ट्र को दबा करके, संविधान को दबा करके सिर्फ हम सनातन बोले, ये कतई इस देश को कबूल नहीं है। और इन्हीं से कुछ सीख लेकर के, प्रेरणा लेकर के, और कट्टरवादी वो इस्लाम में भी है, मैंने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में भी है, जो कि कहते हैं कि मेरे लिए तो इस्लाम और कुरान सबसे ऊपर है, देश से भी ऊपर। कुछ ऐसे तत्व हैं, हम नहीं कहते सभी, इन्हीं से प्रेरणा लेकर ऐसे तत्व जो है सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, और इधर भी हैं जो साजिद रशीदी हुए, शादाब चौहान और जैसे लोग जो कि कहते हैं कि हमारा इस्लाम, हमारा कुरान जो है वो देश से भी ऊपर है। ये कहते हैं कि हमारा सनातन, हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हमारी सिविलाइजेशनल कल्चर जो भी है वो देश से भी ऊपर है। ये दोनों के दोनों भारत राष्ट्र जो कि हम सभी भारतीय भाई बहनों के लिए सबसे अजीज है, सबसे महत्वपूर्ण है और सर्वोच्च है, उसके लिए ये खतरनाक शत्रु है सब, दोनों के दोनों। यही चीज समझने की आवश्यकता है। सुधांशु त्रिवेदी लोग जैसे लोग, देखिए सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग जो जिस तरह की मानसिकता फैलाते हैं, ये कभी आज तक नहीं कबूले। और यही लोग जो है वास्तव में सुधांशु त्रिवेदी का जो मानसिकता है ना, वो एक सामंतशाही सोच की है। और जो है हमारे यही तो दुर्भाग्य रहा है, हिंदू सनातन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि सामंतशाही सोचवाद, यानी इतना बढ़िया पंथ, इतनी बढ़िया विचारधारा इसमें,
सुधांशु त्रिवेदी जैसे जैसे सामंतशाही लोगों ने पूरा वो कब्जा करके वो बैठे हुए हैं। और उनके इसी माने कर्मकांड इत्यादि के कारण जो है और पंथ वो निकल गए इसी हिंदू सनातन से। वो सबसे पहले जो है वो बौद्ध पंथ निकला, फिर इसके बाद जैन पंथ निकला, इसके बाद सिख पंथ निकला। सिर्फ जो है सुधांशु त्रिवेदी जैसे सामंत शाहों के कर्मकांड इत्यादि के कारण। सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग और भी होंगे, आज तक ये नहीं कबूले कि इन्हीं के कारण जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में एक हिस्से को शुद्ध बना करके, शुद्ध का नाम दे करके उसके साथ हजार साल तक कितना नाइंसाफी किया, उसका शोषण किया गया, हर तरह से शोषण, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इज्जत का भी बहुत घाव मिले हैं। इस पर सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की घिघी बंद रहती है। बाबा साहब ने ये कहा कि भाई इस पर जो है वो जो घाव मिले हैं इस पर मरहम लगाने की आवश्यकता है। वो मरहम की आवश्यकता है वो भी बाबा साहब ने इस समाज के विवेक पर छोड़ दिया है। इस पर जो है सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की गिगी बंद रहती, एक शब्द नहीं बोलते। भारतीय जनता दल ने कम से कम बाबा साहब के आदेशों के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार, उनके वसूल के अनुसार कि कम से कम जो ये सवाल दे सकता है कि कम से कम उनको सम्मान दिया जाए, और सम्मान के ही वो भूखे हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों के माने अंतर्गत पलने वाले जो कट्टरवादी तत्व है, वो तो बोलते हैं कि ये चमार है, ये हरिजन है। ये तो हालत है। और इनको चमार हरिजन बोलेंगे, और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बोलेंगे कि ये मियाँ है, कटुआ है, जिहादी है। जिहादी तो अक्सर वो बोला करते हैं, मियाँ कटुआ, जिहादी, पंचर पुत्र है, पाकिस्तानी है, गद्दार है, ये बोला करते हैं। कौन? जो सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों के द्वारा सिखाया पड़ा है, जो और भी घटिया किस्म के जो कट्टरवादी तत्व हैं। तो ये हमारे मुल्क भारतवर्ष का बहुत नुकसान कर रहे हैं। यही चीज हमारे सभी भारतीय भाई बहन वो गौर से समझें, इसको देखें। और इस परिप्रेक्ष्य में कि जिस देश को जरूरत है सिर्फ भारतीयता की और भारतीय नागरिक की, और किसी की बात करनी ही नहीं है। ये समझिए कि ये देश में माहौल बनता है भाई, यह देश भारत है, भारत का संविधान है, भारतीय नागरिक है। तो ये कहां से आता है कि भाई ये हिजाब पर तमाम सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा रहा है कि आपको अधिकारी नहीं है धार्मिक मामले में। भाई धार्मिक मामला जो है संविधान के ऊपर जो है वो नहीं चल सकता। पंथ का मामला संविधान के ऊपर नहीं। संविधान के ऊपर क्या है? संविधान के अंतर्गत बने हुए जो जितने भी स्टैट्यूट्स हैं, जितने कानून हैं, जितनी विधियां हैं, जितने अधिनियम हैं, और उन अधिनियम, स्टैट्यूट, कानून और विधि के अंतर्गत बनाए गए नियम और नियमावलियां मतलब के रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सभी जो है किसी भी पंथ से ऊपर है। वो हिंदू सनातन से भी ऊपर है, इस्लाम से भी ऊपर है,
इनके 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 मैंने वेद और पुराण और गीता रामायण से भी ऊपर है, मनुष्य मृत्यु से भी ऊपर है, कुरान से भी ऊपर है, शरिया से भी ऊपर है, बाइबल से ऊपर भी है, गुरु ग्रंथ साहिब से भी ऊपर है। कौन? देश का संविधान के अंतर्गत बने हुए कानून या अधिनियम, और उन कानून अधिनियमों के अंतर्गत बने हुए नियम और नियमावलियां, ये सभी जो है वो चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे उसका गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे इनका कुरान हो, चाहे शरिया हो, चाहे इस्लाम हो, सबसे ऊपर है। यह बात जो है सबके दिमाग में बैठनी चाहिए। ये जो कि इसका अभाव है, इसलिए सब बोला करते हैं कि ये धर्म की बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। बताइए, ये हिम्मत देखिए जरा सा। और वक्फ बोर्ड जो है एक यानी भू माफिया बन गया है, उसको यानी वो बोल नहीं सकते। भारतीय जनता दल इसको भंग करके कोई दूसरी पार्टी, दूसरा न्यास वो इसका अधिग्रहण कर ले, टेक ओवर कर ले। तो जिस तरह का ये सब माहौल बना रहे हैं, एक तो जातिवादी और सांप्रदायिक यानी बातों को और बढ़ा रहे हैं, ये इस जहर को। और दूसरी ओर जो है ये बीजेपी के जितने सिपह सालार हैं, ये सनातन और हिंदुत्व को का महत्व, एक झूठा महत्व जो वो दिखाने के लिए। हिंदू सनातन का अपना महत्व है, और उसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि वो दूसरे पंथों का आदर करे। इसी चीज को सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग भूल जाते हैं। वो गद्दार किस्म का जो पुष्पन कुलशत भूल जाता है कि हिंदू सनातन, और इसके विषय में यही चीज जो है स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि हिंदू सनातन की महानता इसी में है कि दूसरे पंथों का आदर करे, और इसी से वो प्रेरित हो करके दूसरे भी पंथ जो है इसी का अनुसरण करते हुए वो भी दूसरे पंथ का आदर करें। अब इस्लाम पंथ में जो काफिर वगैरह है, मैंने तो कई डिस्कशन में सुना कि कई जो है धर्म गुरु मौलवी वगैरह जो है काफिर शब्द को नकारते हैं। अब किसी ने डाल दिया होगा उसमें काफिर कि जो इस्लाम को न माने वो काफिर है, एक ही अल्लाह है, बाकी कोई ईश्वर है ही नहीं। तमाम इस तरह की खुराफात है उसमें। लेकिन कई ऐसे यानी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कई धर्म गुरु जो मौलवी गुरु में देखा गया है, वो बराबर इस बात को खारिज करते हैं। और बाकी और भी जो कुरीतियां हैं, काफिर वाला भी है, हलाला वाला भी है, और बकरीद के दिन जो है जो पशु बलि का है, जो बेजुबानों की जो हत्या है, ये सब दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा माहौल आना चाहिए, ऐसे माहौल आने की आवश्यकता है जो कि स्वयं प्रेरित होकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इतने वैचारिक रूप से सशक्त हो जाएं कि उसको वो खुद दूर कर लें। तो ये माहौल लाने के बजाय बस उनको इन कुरीतियों के आधार पर उनको जो है वो नीचा दिखाना। हमने तो देखिए सुनिए, एक वक्ता ये भी सुना कि एक सूफी संत क्या कर रहे थे। मैंने सुना था कि किसी यूट्यूब पर, ये अभी इतनी अच्छी बातें जो है वो दबी रहती हैं, लेकिन कभी कभी वो देखने को मिल जाती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि एक आदमी उनके पास आया, बोला कि सर मेरे पास जो है वो गिट्टी है, सीमेंट है, बालू है, सरिया है और सब कुछ है, बस आप बुनियाद रख दीजिए। तो इन्होंने कहा कि जमीन कहाँ है?
तो बोले कि जमीनी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब जमीन ही नहीं है तो ये सरिया, बालू, सीमेंट और गिट्टी ये सब बेकार है। तो जमीन मतलब नियत, ईमान। तो जब ईमान ही नहीं है और नियत साफ ही नहीं है तो फिर ये सरिया, गिट्टी, बालू और सीमेंट के रूप में जो है जो ये जो है आप लाख जो है वो हज कर लीजिए, ज़कात वो ज़कात आप जो है दे दीजिए, लाख आप जो है वो नमाज पढ़िए, सिजदा करिए, इबादत करिए, ये सब बेकार है यदि आपकी नीयत साफ नहीं है, आप में ईमान नहीं है। ये हमारे वो सूफी संत बता रहे हैं। लेकिन जरूरत है कि पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और प्लस और भी हमारा जो भारतीय समाज का तबका है ऐसी बातों को महत्व दे, और इनके अलावा जो सूफी संत के अलावा और भी जितने महात्माओं ने यही बात कही है कि मन की सफाई, विचारों की निर्मलता, स्वच्छता बहुत जरूरी है। वो हमारे कबीरदास जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा इसलिए मानती कि उनका मन बहुत साफ था, और यही समाज को दे भी रहे थे। वो कहते हैं कि भाई सात बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। बताइए, सत्य बोलने क्या, सत्य सिर्फ मुंह से नहीं बोलिए, आपके मन में भी होना चाहिए कि सत्य क्या है, उसका हम समर्थन करें और वही बात बोलें। तो सात बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय यार। मतलब कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, और जहां सत्य का आचरण होता है उसी के हृदय में ईश्वर या खुदा का वास होता है। ये चीज तो सिखाते हैं। तो आज जरूरत है अपनी नीयत को साफ करने का। नीयत, जब आपकी नीयत साफ होगी तो निश्चित है देशभक्ति आएगी कि हमारा राष्ट्र जो है वो सर्वोच्च होगा। इनकी तरह नहीं कि राष्ट्र सर्वोपरि का स्टिकर लगा दिया, बैनर लगा दिया, और बैनर लगा के फिर वही गंदगी पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। तो इन शातिरों से हमारे मुल्क को सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इसका इलाज वहीं से शुरू होगा कि हमारे भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के ये राजनीतिक जो विखंडनकारी ताकतें जो कि राजनीतिक दलवेश में इनको शून्य करें। ये बहुत आवश्यक है। यही चीज जो है मैंने पुनः ये जो इसका निवेदन किया जा रहा है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।